Assalamu alaikum dear students, welcome to the chemistry ring in course of biology first year. Dear students, हमने स्टार्ट किया हुआ है सेलुलर ऑर्गेनेलीज और आज जो हमारा टॉपिक है वो है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या चीज़ है, उसके टाइप्स पढ़ेंगे, उसकी कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, उसका साइज, उसके फंक्शंस, उसका डायग्राम और उसके रिलेटेड कुछ ऐसे एमसीक्यूज जो मुसलसल आते रहे हैं और ईटा में उसके चांसेस ज़्यादा है, तो वो हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, अपने नोटबुक उठाइए और मेरे साथ साथ लिख लीजिएगा। टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। साइटोस्केलेटन क्या चीज़ है? साइटो कहते हैं साइटोप्लाज्म को, जबकि स्केलेटन कहते हैं नेटवर्क ऑफ प्रोटीन्स। तो साइटोस्केलेटन को कैसे डिफाइन किया जाता है कि द नेटवर्क ऑफ प्रोटीन्स mostly the fibrous proteins spread throughout cytoplasm is called the cytoskeleton. Network of fibrous proteins spread throughout the cytoplasm is called a cytoskeleton. What are the fibrous proteins? Commonly, the fibrous proteins, those proteins which are insoluble in water and they may be linear, straight, branched या unbranched. So students, साइटोस्केलेटन प्रोटीन्स का एक ऐसा नेटवर्क है जो कि यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ है और इन्होंने सेल को एक शेप दिया, स्ट्रक्चर दिया और उसके साथ साथ सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट का जो फेल है या इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, वो फंक्शन इसको प्रोवाइड कर दिया। साइटोस्केलेटन इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। For example, बैक्टीरिया, जबकि इट इज प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स या यूकैरियोटिक सेल, especially in plant cell, in animal cell, etc. In plant cell, it has its own function, while in animal cell it has also its own function. तो इसका फंक्शन हम तब पढ़ सकेंगे जब हम इसकी टाइप्स और इसकी कंपोजिशन को ड्रा कर ले, तब हमें अंदाज़ा कर लेते हैं कि साइटोस्केलेटन किसी सेल के लिए क्यों और कितना इम्पॉर्टेंट है। टाइप्स, कोल्ड्ज़फ एक साइंटिस्ट था जिन्होंने
27, 28, 1927 और 28 में इसको फॉर द फर्स्ट टाइम इसको रिपोर्ट कर दिया। उसके बाद दूसरा साइंटिस्ट था कोहेन, उन्होंने 1977 में इसको कंफर्म कर दिया। तो इसका स्ट्रक्चर पूरा 1977 में कोहेन ने कंफर्म किया और बाकायदा बताया कि इसके स्ट्रक्चर हम तभी पढ़ सकेंगे जब इसके डिफरेंट टाइप्स का मुआवजा एक दूसरे से किया जाए। तो टाइप इसके कौन कौन से हैं? पहला उन्हें बताया देयर आर 3 काइंड्स। फॉर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, सेकंड और नंबर थर्ड। पहला वाला है माइक्रोट्यूब्यूल्स, दूसरा है माइक्रोफिलामेंट्स, जबकि तीसरा है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तीन टाइप्स हैं इसके। तो देख लीजिए इन तीनों में फ़र्क क्या है और तीनों का कंपोजिशन क्या है, तीनों के अपने अपने टाइप्स कौन कौन से हैं और तीनों कौन कौन से फंक्शंस करते हैं सेल के अंदर। तो पहला वाला, पहले हम इसकी पढ़ लेते हैं कि दीज आर द कॉम्प्लेक्स अनब्रांच्ड structures complex unbranched structures, while they are also complex branch structures, while they are also complex unbranched structures. Their size is about 25 nanometers, 7 nanometers and 8 to 11 nanometers। साइज का देख लें, नैनोमीटर्स में इसका साइज़ है, तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बारीक कितने छोटे ये हो सकते हैं कि इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए इसकी स्ट्रक्चर की निशानदही की गई और बाद में इसकी स्ट्रक्चर डिफ्रेंशिएशन भी की गई कि इसका 25, इसका 7 और इसका 8 to 11 है। हालांकि सबसे बड़े साइज़ में ये है, सबसे एक्सट्रीमली थिन साइज़ इसका है, जबकि ये इंटरमीडिएट इसलिए कहलाते हैं कि ये वो फिलामेंट्स हैं जो इन दोनों साइज़ के दरमियान पाए जाते हैं, तभी इसको इंटरमीडिएट फिलामेंट कहा जाता है। अब इसके देखते हैं कि दे आर द थिक, दे आर एक्सट्रीमली थिन, दे आर also thin to thick। For example, they are basically the fibrous, they are also the fibrous, while they are also the fibrous। फाइबरस को मैंने पहले यहाँ पर डिस्कस कर ही दिया है कि व्हाट आर द फाइबरस। अभी पहले मैंने इसको डिस्कस किया कि वो प्रोटीन जो लीनियर स्ट्रक्चर में हो, ब्रांच अनब्रांच हो सकते हो और वाटर में इनसॉल्युबल हो। तो इसकी एग्जांपल ग्लोबुलर ट्यूबुलिन,
इसकी एग्जाम्पल ग्लोबुलर एक्टिन, इसकी एग्जाम्पल ग्लोबुलर vimentin. These are the specific units that close together makes chains for the microtubules. They close together make chains for the microfilaments. They close together make chains for the intermediate filaments. So we can say that these tubules are in their own specific structures, while these tubules are in their own specific structures. Therefore these tubules are their own specific structures. Tubules we can ask just the microtubules, while these are the longitudinal branch structures, while these are longitudinal unbranched structures. All of these have the specific structures. So students, इसको आप मेरे साथ लिख लीजिए, इसको मैं अभी मिटाऊंगा ताकि इसके बाद कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसके सामने लिख ले. तो यू मस्ट राइट इट प्लीज. इसको मैं साफ कर लेता हूं. और लिख रहा हूं their structure. Their structure is tubular या cylindrical. Their structure is rope-like or helical. Their structure is also rope-like but complex. So इन दोनों में एक फर्क है, because these has two chains, these has three chains, while these has many chains. For example, they are made up of globular structures called as tubulin. Therefore they are also called as the G-tubulin. G for the globular. These globular tubulin has two subunits like this. One is alpha while second is, मैं इसको दूसरे कलर से ड्रा कर दूं तो बेहतर होगा. while this second one is the beta. Both of these close together like this. And make a chain-like structure. It is a tube-like structure have been made by both of these like this.
like this. So it is a tube that have been made by both of these G-tubulin alpha and beta subunits and have make a cylindrical structure like a tubule structure that have been hollow from inside, and now it is a longitudinal structure. Similarly, they are very long and can make the complex of many tubules. ये सारे मिलकर बहुत ज़्यादा एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि सारे साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस के इर्द गिर्द और सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म के एक्सोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म दोनों पार्ट्स में इंतहाई बिखरे हुए हालत में मिल रहे हैं। जबकि ये कुछ स्ट्रक्चर्स और भी बनाएंगे जो बाद में हम डिस्कस कर लेंगे कि ऐसे कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो कि माइक्रोट्यूब्यूल से बने हुए हैं, दो इंतहाई इम्पॉर्टेंट है किसी सेल के लिए और उसकी फंक्शंस करने के लिए। सो बेसिकली दीज आर द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर लाइक दिस। नाउ व्हाट आर द माइक्रोफिलामेंट्स? द माइक्रोफिलामेंट्स, एज वी हैव डिस्कस्ड फर्स्ट, दैट these are made up of small globular structure units G for globular, actin, G-actin. These are the basic unit of it. So यही एक्टिन मिलकर पूरे चेन्स बनाते हैं, पूरा एक लंबा हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं। 2 चेन्स ये बना लेते हैं, जिस तरह के एक चेन ये हुआ तो दूसरा चेन ये हुआ, लेकिन ये दोनों आपस में इस तरह मिलते हैं जिस तरह का एक डीएनए जैसा स्ट्रक्चर जो कि एक रूप लाइक स्ट्रक्चर बना रहा हो इस तरह। तो इसको फिर हम कहते हैं कि दे मेक अ हेलिकल स्ट्रक्चर लाइक दिस। लेकिन इसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर, अंदरूनी कंपोजिशन क्या है? दे हैव बीन मेड ऑफ स्पेसिफिक ग्लोबुलर यूनिट्स कॉल्ड एज द G-actin। तो नाउ दीज G-actins और इसके साथ कुछ और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी इसके साथ मिले हुए हैं जो हम यहाँ पर इसको साफ करने के बाद इसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो चलो यहाँ पर भी मैं बना लेता हूँ। इस तरह मैंने 2 चेन्स को आपस में बना लिया जो कि बने हुए हैं G-actin से। अब इसके सेंटर में मैं इस तरह का एक लकीर खींचता हूं। इस तरह ये है tropomyosin. It is another a very much important protein that have been found inside like a chain in between these G-actin filaments, these G-actin globular units. In between this there are also found specific structure like this. In the center या in the intermediate of these G-actins, these are called as the troponins. The troponins basically they existed or found in the small globular structures in between some G-actin filaments and the junction of the tropomyosins. So they can hold all the 3 components, 1, 2, 3. The 3 components can close together in this rope-like structure. Now it is the exact structure of the microfilaments that is the spread throughout the cytoplasm, and it gives support to the cell membrane as well as to the cytoplasmic organelles.
Now comes to the intermediate filaments. The intermediate filaments are basically, they are also the rope-like structure, but their structure is a little bit different because they have the 3 chains like this. But these 3 chains, they makes such type of helical structure, but there is a little bit change. These are the small globular vimentine units. Vimentine units. They are close together, and there is another unit, there is another chain that existed at the middle of these 2 chains, and form a complex of structure that is a little bit varies from these 2. Now these are the vimentines, and these are basically in the form of 3 chains. They are also just like a helical, but it is not the helical because these has the 3 chains, but their looking is like the DNA structure, yeah, the microfilament structures. So students, हमने इन तीनों के स्ट्रक्चर्स बता दिए कि इसका स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है, इसका बेसिकली क्या है। तो हमने 3 किस्म के स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रा कर दिए। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ इट, इसके फंक्शंस क्या है, ये क्या फंक्शंस कर रहे हैं और ये क्या फंक्शंस कर रहे हैं। इसको आप लिखवा दीजिए ताकि हम बाद में इसकी फंक्शंस को भी पढ़ लें। सो डियर स्टूडेंट, इसको मैं साफ कर रहा हूँ। अब पढ़ लेते हैं द फंक्शंस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स किसी सेल के अंदर कौन से खास काम कर लेते हैं, तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि दे आर फाउंड इन बोथ प्लांट सेल्स एज वेल एज एनिमल सेल। दोनों सेल में पाए जाते हैं, लेकिन प्लांट सेल के अंदर इसका काम अलग है, तो एनिमल सेल के अंदर इसका काम अलग नहीं है। लेकिन थोड़ी सी डिफ्रेंशिएशन की बात है कि प्लांट सेल के अंदर जब किसी सेल की सेल डिवीजन हो रही हो, सेल डिवीजन फॉर एग्जांपल माइटोसिस या मियोसिस, तो उस टाइम सेल के अंदर द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, किसी प्लांट सेल के अंदर इसका बनना ये माइक्रोट्यूब्यूल्स से मुमकिन है। यानी माइक्रोट्यूब्यूल्स स्पिंडल फाइबर्स को ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस या मियोसिस इनसाइड द साइटोप्लाज्म इन द स्टेज ऑफ प्रोपेज, मेटापेज एंड टेलोपेज, प्रोपेज, मेटापेज एंड टेलोपेज, इन तीनों स्टेजेस में स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म भी हो रहे हैं, जबकि क्रोमोसोम्स को एक साथ पकड़ने के लिए ये कोई सेल इस्तेमाल कर रहा है। तो फिर उसके साथ साथ दे आर आल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक apparatus। माइटोटिक apparatus इनसाइड द प्लांट सेल। एनिमल सेल के अंदर आते हैं, तो एनिमल सेल में ये जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस करा रहा है वो है फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रियोल्स, बेसल बॉडी
सीलिया और फ्लैजेला। सेंट्रियोल सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में होते हैं, जबकि प्लांट सेल में ये एब्सेंट है। इसलिए हम फिर भी यही कह सकते हैं कि एनिमल सेल के लिए इन्होंने सेंट्रियोल्स बनाए ताकि इसकी प्रॉपर सेल डिवीजन में हेल्प कर सके, जबकि प्लांट सेल के लिए इसके अंदर डायरेक्टली स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं ताकि वो थोड़ा जल्द और थोड़ा अच्छे अंदाज में वो बेहतर कर सके। तो सेल डिवीजन प्लांट सेल का अलग है जबकि एनिमल सेल का अलग है। तो इसकी वजूहात भी यही है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स डायरेक्टली बनाते हैं, यहाँ पर एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर सेंट्रियोल्स का बना लेते हैं जो कि बाद में सेल डिवीजन में हेल्प करेंगे। दे आर बेसिकली 2 in numbers। जबकि सेल बॉडीज क्या है? सेल बॉडी एक ऐसा स्ट्रक्चर कि फॉर एग्जांपल इफ इट इज अ सेल, so basal body is a structure directly like a dart like structure behind flagella। ये flagella है। flagella के नीचे एक dart like structure है which helps in the protection of this flagella as well as helps in the locomotion of this flagella। जबकि cilia और flagella दोनों लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं, लेकिन हर सेल के अपने अपने होते हैं, जबकि सीलिया आर फाउंड इन पैरामीशियम। इसी तरह यही सब्सटेंसेस किसी सेल के अंदर जो इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट है वो भी ए लिटिल बिट परफॉर्म कर लेते हैं। मैं इधर लिखवा देता हूँ इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। 100% में से तकरीबन 20 to 25% रोल इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट का जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल ही से होता है। ऑल्दो इट इज़ अ गुड फंक्शन ऑफ द माइक्रोफिलामेंट, जो इसको हम बाद में डिस्कस कर रहे हैं। So dear students, these are just the function of the microtubules inside both plant cell as well as in animal cell। यहाँ पर मैं माइक्रोफिलामेंट्स से पहले इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की बात कर रहा हूँ ताकि फिर उसके बाद हम इसको साफ करके डिस्कस करें। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स बेसिकली देयर फंक्शन इज टू सपोर्ट, इसका जो रोल है वो है सपोर्टिंग रोल। फॉर एग्जांपल दीज आर हाईली थिक, therefore it gives support या मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स। दोनों मेम्ब्रेन को सपोर्ट कर रहा है ताकि अपने शेप को ये बरकरार रखे, ताकि अपने फंक्शंस को बरकरार रखे, और इसी की वजह से सेल का जो अपना शेप है, अपना स्ट्रक्चर है, अपना कंपोजिशन है वो बरकरार और मेंटेन रहता है। जबकि यहाँ पर इसको साफ करने के बाद माइक्रोफिलामेंट्स पढ़ रहे हैं। The function of microfilaments is basically inside the muscles they form the myofibrils, जो इसका एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यानी मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल रोल प्ले कर रहा है। तो कौन से फंक्शंस ये करता है इसके लिए? दीज आर फंक्शंस आर कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। Contraction and relaxation of our muscles, just like our voluntary muscles in the arms and in the legs, they are basically the structures like the microfilaments in the form of
microfibrils या myofibrils. Their second function is to the streaming movement of cytoplasm, which is also called as cyclosis. किसी वैक्यूल के इर्द गिर्द सारा साइटोप्लाज्म मुसलसल 24 आवर्स में मुसलसल ये घूम रहा होता है। तो इसकी मूवमेंट ये क्यों मुमकिन है? बाय द प्रेजेंस ऑफ दीज माइक्रोफिलामेंट्स, जो कि इंतहाई स्मॉलेस्ट, इंतहाई थिन, जो कि सारे साइटोप्लाज्म में इंतहाई बिखरे हुए हालत में मिल रहे हैं, और ये साइटोप्लाज्म को वैक्यूल्स के इर्द गिर्द जो है वो चक्कर लगाने पर मजबूर करा रहे होते हैं, कभी किसी सेल की ट्रांसपोर्ट के लिए, कभी किसी खुराक को एक जगह से दूसरी जगह लेने जाने के लिए। इसी वजह से इस प्रोसेस को कहा जाता है साइक्लोसिस। तो हम यहाँ पर थर्ड फंक्शन भी लिख लेते हैं, इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट। इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट भी ये कर रहा है। चौथा लिख लेते हैं, इन सम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, उसके अंदर सूडोपोडिया का बनना खुराक के लिए, लोकोमोशन करने के लिए, तो दे मेक द फॉल्स फूड स्ट्रक्चर कॉल्ड एज द सूडोपोडिया फॉर द हेल्प ऑफ फॉर द प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग ऑफ फूड एज वेल एज फॉर द लोकोमोशन। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी यही माइक्रोफिलामेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि अगर एक सेल को खुराक चाहिए, या खुराक बाहर से लेता है, या कि कोई वेस्ट सब्सटेंस जिस्म से बाहर एक्सोसाइटोसिस करा रहा है, तो ये माइक्रोफिलामेंट्स बाकायदा उसको सपोर्ट कर लेते हैं। They also give support to organelles. हर ऑर्गेनेली का साइटोप्लाज्म के अंदर अपना फंक्शन है, तो हर एक फंक्शन को बाकायदा एक्टिवेट करने के लिए, उसको प्रोमोट करने के लिए माइक्रोफिलामेंट्स वो बाकायदा अपना हिस्सा डालते हैं और उसको फैसिलिटेट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था साइटोस्केलेटन क्या चीज़ है, साइटोस्केलेटन के मुख्तलिफ पार्ट्स क्या है, उसके टाइप्स कौन कौन से हैं, साइज़ क्या है, कंपोजिशन हमने पढ़ा, बाकायदा हमने डायग्राम्स बनाए, फंक्शंस पढ़े। अब हमारा जो इस टॉपिक का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है उसके ईटा एमसीक्यूज़ जो इस टॉपिक से मुसलसल आए हों या इसके आने के चांसेस होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब उसको हम पढ़ रहे हैं। पहला एमसीक्यू है कि हु डिस्कवर्ड साइटोस्केलेटन? फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन होगा कोहेन, कोल्जर, रॉबिन या एटसेट्रा कोई और। तो इसका एक्चुअल जो है वो है कोल्जफ ने डिस्कवर किया, जबकि कोहेन ने इसको रिपोर्ट किया था। दूसरा है सेंट्रियोल्स। बेसिकली क्या है, व्हाट आर द सेंट्रियोल्स? द सेंट्रियोल्स आर बेसिकली द माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्वेश्चन कैसा आता है, सेंट्रियोल्स बेसिकली क्या चीज़ है? माइक्रोट्यूब्यूल्स है, माइक्रोफिलामेंट्स है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है, या इसमें से कोई नहीं है? तो एग्जैक्ट ऑप्शन इज द माइक्रोट्यूब्यूल्स। तीसरा सीलिया और फ्लैजेला, ये किसने बनाया? तो इसका भी एग्जैक्ट आंसर है माइक्रोट्यूब्यूल्स। यहाँ पर भी माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के ऑप्शन होंगे, लेकिन द एग्जैक्ट वन विल बी द
माइक्रोट्यूब्यूल्स। चौथा साइक्लोसिस। क्या चीज़ है और किसी चीज़ की वजह से मुमकिन है? बेसिकली दीज आर द माइक्रोफिलामेंट्स। The microfilaments will be the exact answer because they are involved in the streaming movement of cytoplasm. So ऑप्शन में क्या होगा? माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंड नन ऑफ दिस। एक और भी आता है कि स्यूडोपोडिया। अमीबा के अंदर बनते तो हैं खुराक के हुसूल के लिए या लोकोमोशन करने के लिए। ये कहाँ से अराइज हुए या कैसे इसके अंदर बन गए? तो इसका भी एग्जैक्ट आंसर है माइक्रोफिलामेंट्स। नंबर 6 मैकेनिकल सपोर्ट। किस वजह से होता है या कौन है सेल के अंदर जो मैकेनिकल सपोर्ट करा रहा है सेल मेम्ब्रेन को या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को? तो इसका एग्जैक्ट जो आंसर है वो है इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ऑप्शन में माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स ये भी होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ लिया साइटोस्केलेटन, उसके टाइप्स को और उसके रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं वो हमने पढ़ लिए। उम्मीद है कि आपको आज का हमारा लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। इसलिए हमारे चैनल केमिस्ट्री रिंग को लाइक करें और सब्सक्राइब करते जाएं, और ताकि आपको भी फ़ायदा मिले, आपके दोस्त भी इससे मुस्तफ़ीद हो। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।